नमस्कार, मेरा नाम है मानव आहूजा और आप सबका स्वागत है हमारे कार्यक्रम विज्ञान जगत में। और आज बात करेंगे हम स्वास्थ्य की। बिल्कुल, स्वास्थ्य की बात करें और किसी डॉक्टर की सलाह ना लें, ऐसी बात तो बनती ही नहीं है। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हमारे साथ है, डॉक्टर दिलेर सिंह मुल्तानी जी, जो कि रिटायर्ड सिविल सर्जन भी रहे हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों की बात करेंगे, कुछ ऐसे मिथ्स की बात करेंगे और उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी रेलेवेंसी है साइंटिफिक हेल्थ इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जो घरेलू नुस्खे हैं उनके इस्तेमाल से जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो सच में उनका सॉल्यूशन निकल सकता है, वो ख़त्म हो सकती है? साइंटिफिकली क्या नज़र रखते हैं इस पे? मानवी जी, सबसे पहले तो मैं सभी को, जो भी देखने वाले सुनने वाले हैं, सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। ये जो हेल्थ का इशू है, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत सारी मिथ हैं जी। उसका कारण ये है कि मेडिकल साइंस जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक मशीन है ये जी। और इस कॉम्प्लिकेटेड मशीन को समझने के लिए आपको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, ठीक है। मेरे को पता है कि जब हम गांव में बहुत छोटे थे तो क्या क्या होता था वहाँ पे। जो पहले गांव में थे, जो लोग वहाँ प्रैक्टिस करते थे, जो हमने पढ़ा, उसमें बहुत डिफरेंस है। बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। इसको हम बोलते हैं कि ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये बेसिकली सामाजिक सोच है ये। जी। और ये जो एलोपैथी है ये बेसिकली साइंटिफिक सोच है ये। बिल्कुल। तो ये इनका दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि जो सामाजिक सोच है वो तजर्बे पे चलती है जी। लेकिन साइंस जो है वो लॉजिक पे, आंकड़ों पे चलती है जी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों का, जो अगर आम आदमी के लिए हमने कहना हो। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सामाजिक सोच बिल्कुल गलत थी और साइंटिफिक सोच जो है वो सब कुछ सही है। ऐसा भी नहीं है उसमें। जी। उसमें डिफरेंसेस आएंगे, उनको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। जाने अनजाने कि सच में उसका कुछ फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जैसे सबसे पहले तो सुबह उठकर कहते हैं कि गुनगुना पानी पी लो, नीचे बैठ के गुनगुना पानी पी लो। इसका सच में साइंटिफिकली कितना फ़ायदा है? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि आप गुनगुना पानी पियोगे तो आप कुछ गलत करने वाले हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बैठ के पीना है, खड़े होकर पीना है, ऐसे करना है, ये वाली चीज़ें साइंटिफिक नहीं है उसमें। जी। लेकिन हम ये कहते हैं कि पानी आपको पीना चाहिए, लेकिन पानी की साइंटिफिकली एक उसकी मात्रा है। उसके बीच बीच में अगर आप पियोगे तो आप अच्छे रहोगे। अगर उसको पानी को आपने बहुत ज़्यादा पी लिया तो जो लोग कहते हैं ना कि इसमें पेट साफ हो जाएगा, यही कहते हैं जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। जो सुबह का पानी का मतलब है कि आपने पेट साफ करना है। हाँ जी। लेकिन उन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि ये जो पानी है क्या एकदम अंदर जाके प्रेशर से आपका बात करेगा या ये खून में जाएगा। सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है। नंबर 2, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से बात करेगा तो ये 23 फीट लंबी खाने वाली नाड़ी है जी। तो उसमें कितनी देर लगेगी उसको जाने के लिए, है ना। फिर उसके बाद दूसरा ये है कि उसमें से जब वो 23 फीट में जाएगा तो वो साइड पे जाएगा, खून में जाएगा। वो जब वो खून में जाएगा तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को किडनी की बीमारी है, जिन लोगों को फेफड़े की बीमारी है, उनको तो वो डिस्टर्ब कर देगा क्योंकि पानी का प्रेशर तो वहाँ पे जितना आप ज़्यादा पियोगे उतना ही प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा चला जाएगा जी। तो जो प्रेशर ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि पानी आप पियो। वैसे अगर नॉर्मल रूटीन में कहना हो तो हम कहते हैं कि एक गिलास का मतलब होता है तकरीबन 250 ml। जो आप पी लो तो ठीक है। उसके ऊपर नीचे करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ तो आप गलत कर लोगे जी। अगर आपको याद होगा जब कभी योगा स्टार्ट हुआ था तो कई लोगों ने उसमें काफ़ी कुछ उल्ट-पुल्ट कर लिया था। कई सारे लोग जो हैं वो पीजीआई में गए थे फिर क्योंकि उसका साइंटिफिक बेस नहीं था। वो एक एक्सपीरियंस है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। एलोपैथी जो है ये साइंटिफिक बेस्ड है। तो एक्सपीरियंस तो हर का बखरा होगा। आपके साथ कोई बात करेंगे उसका बखरा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ आप बात कोई कर रहे हो उसका बखरा एक्सपीरियंस है। तो हर एक्सपीरियंस हर जगह फिट नहीं होता जी, है ना। तो इसलिए ये जो है, जो पानी आपने पीना है, ये आपको पहले सोच लेना चाहिए कि आपकी बॉडी फिट है या आपकी बॉडी अनफिट है।
अगर उसमें कोई भी बीमारी है तो आपको सबसे पहले अपना तजर्बा करने से पहले डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं ये कर सकता हूँ, या अगर मैंने पानी पी रहा हूँ तो मैं कितना का पानी पी सकता हूँ। तो ये जो मिथ है कि पानी पीने से ही सब कुछ साफ़ होने वाला है, नहीं। मेरे पास एक बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन वो सारी बताने में तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। एक आदमी बहुत सारा पानी पी जाता था सुबह, तो उसको फिर हेडेक होने लगती थी। डॉक्टर्स ने बहुत सारे एक्सपीरियंस कर लिए, बहुत सारे टेस्ट कर लिए, कुछ नहीं पता चला। अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसकी आँखों का प्रेशर बढ़ जाता था ज़्यादा पानी पीने से। हाँ, तो वो तब उसको हेडेक होने लगती थी। तो इसलिए ज़्यादा पानी पीना वो भी खतरनाक है, बहुत कम पानी पीना वो भी खतरनाक है। लेकिन जो आपने कहा कि सुबह, मैं तो कहूँगा कि 1 गिलास पानी इनफ फॉर द बॉडी, गुनगुना पानी, या ऐसे भी पी लो। पानी का तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपने गुनगुना पीना है, ठंडा पीना है, बहुत ज़्यादा गर्म पीना है। लेकिन हम कहते हैं कि लगातार गर्म पानी नहीं पीना चाहिए ज़्यादा। उसका कारण ये रहता है कि जब पानी जाएगा ना सीधा स्टमक में जाएगा, तो स्टमक जो है वो फ्लेक्सिबल है। आपने देखा है खाना जब हम खाते हैं तो थोड़ा सा पेट थोड़ा फुल भी जाता है, जाते हैं, हाँ आते हैं। तो पानी अगर आप लगातार गर्म पानी पियोगे तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी स्टमक की, पहला पार्ट, वैसे तो आम लैंग्वेज में तो हम सारे पेट को ही स्टमक कह देते हैं, लेकिन स्टमक हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है, जो जहाँ पे फूड जाके टिकता है पहले, वो अगर फुल जाएगा तो जैसे कहते हैं ना, ये गुब्बारा एक बार फुल गया तो फिर वापस नहीं आता, ऐसे ही होता है। अगर लगातार आप गर्म पानी पीते रहोगे तो वो गुब्बारा बन जाएगा और फिर वो दोबारा वापस नहीं आएगा खाना पचाने के लिए। इसलिए उसमें डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। जैसे मैंने पहले शुरू में कहा कि वो जब योगा स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सारी आई थी। ये तो बहुत सही बात बताई आपने। कोई बहुत सारे लोग गर्म पानी पीते इसलिए कि भी हम पतले हो जाएंगे जी, गर्म पानी पीते रहो। नहीं, ऐसा नहीं है। खाने वाला सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा लगातार। तो बस अगर डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए एक इंसान को? वो डिपेंड करता है कि पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि आप फिट हो और आप अनफिट हो, तो ये मान के चलते हैं 2 और 3 लीटर के बीच में पानी जो पी लिया तो बहुत है। 2 और 3 लीटर का मतलब यही होता है 6 से लेके 8-9 गिलास आपने पी लिए तो नॉर्मल टीन में आपका काम चल जाएगा। लेकिन यही कहते हैं कि पानी पीते, अगर आप मान लो आपकी बॉडी ज़्यादा पानी एक्सेप्ट करती है तो आपको यूरिन भी ज़्यादा आना चाहिए। ये नहीं है कि आप बहुत सारा पानी पी रहे हो तो यूरिन नहीं आ रहा है, या आप बहुत कम पानी पी रहे हो और यूरिन बहुत ज़्यादा। इसका मतलब दोनों तरफ से आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। वैसे कहते हैं कि जितनी भी बीमारी हैं 90% जो बीमारी है उनकी जड़ पेट से होकर जाती है, कि कहीं ना कहीं पेट ही खराब होता है, कुछ पेट से जुड़ी चीज़ें होती हैं। नहीं तो ऐसा तो नहीं हम कह सकते। मानव जी, ये देखना पड़ेगा कि एक जो ह्यूमन बॉडी है उसको तकरीबन 30,000 बीमारी लग सकती है एलोपैथी के हिसाब से, तकरीबन 30,000। तो 30,000 बीमारी पेट से तो शुरू नहीं होने वाली है। जो दिमाग में होती है वो बखरी होती है, आँख की बीमारी है वो बखरी होती है, टांगों की बीमारी बखरी होती है, पेट की बीमारी बखरी होती है। लेकिन ये बात सही है कि अगर पेट आपका साफ रहता है तो आप काफ़ी कंफर्टेबल रहते हो। अगर पेट आपका सही नहीं है तो आप अनकंफर्टेबल रहते हो। चाहे आपका दिमाग भी ठीक है, आंखें भी ठीक है, सिर भी ठीक है, कान भी ठीक है, टांगें भी ठीक हैं, लेकिन आप अनकंफर्टेबल रहोगे। कहते हैं कि एक पैटर्न होता है कि रोज़ सुबह पहले नाश्ता कीजिए, दोपहर को खाना खाइए और रात को आप अपना जो डिनर है वो करके सोइए। ये 3 मील का एक पैटर्न लोग फॉलो करते हैं आजकल। साइंटिफिकली क्या ज़रूरी है कि हमको हर रोज़ ये 3 मील खाने चाहिए, या जब भूख लगे? कभी कभी होता है दिन में सिर्फ इंसान को एक मील के लिए ही भूख लगती है, तो साइंटिफिकली क्या ज़रूरी है? ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर फॉलो करना चाहिए, या जब भूख लगे, जब अंदर से आवाज़ आए खाना खाना है तो खाए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये दोनों चीज़ें साइंटिफिक नहीं है। उसका पहली बात तो है कि खाना आप जब भी खाओगे डिपेंड करेगा कि आप क्या करते हो। अगर कोई लेबरर है तो उसको तो 3 टाइम खाना नहीं मिलेगा, उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि खाना है तो एनर्जी आनी है, और तो कहीं से आनी नहीं। जो सेडेंटरी लाइफ वाले हैं, जो दफ्तर में काम करते हैं या बिजनेस वाला छोटा मोटा काम करते हैं, उनके लिए नॉर्मल रूटीन में तो 2 ही खाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रात का खाना वो मिस कर सकती है। सो कोई ज़रूरी नहीं कुछ पैटर्न फॉलो करें? कोई ज़रूरी नहीं है कि हर के लिए, लेकिन ये आम पैटर्न यही है कि अगर कोई लेबर करता है तो उसको तो 3 टाइम खाना खाना ही पड़ेगा। जो सेडेंटरी लाइफ वाला है उसके लिए 2 टाइम खाना इनफ, उसके काम जो बॉडी को काम करना है वो कर देता है उसमें। जैसे आपने कभी सुना होगा कि जापान की एज जापानीज़ की एज ज़्यादा लंबी है,
उनकी एवरेज एज एक टापू पे तो 130 के करीब है, 130 ईयर्स के करीब है। उनका सबसे बड़ा फंडा है कि एक तो 3 चीज़ें हैं उनकी। एक तो वो काम बहुत करते हैं जी, नंबर 2 उनका नेचुरल करैक्टर है, तीसरा ये है कि वो खाना बहुत कम खाते हैं। इसलिए खाना आपके एक तो एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करेगा कि एनवायरनमेंट आपका कैसा है, ठीक है। दूसरा है कि आपका काम क्या है, लेबर करते हो या हाथ में काम वैसे जैसे कि लिखने पढ़ने वाला काम करते हो ज़्यादा मेरे। तो इसको फिक्स पैटर्न तो मैं कहूँगा कि नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपनी बॉडी के हिसाब से आपको ज़रूर बनाना चाहिए। तीसरा ये है कि जो फिक्स्ड फार्मूला है कि रात को जितना आप खाना कम खाओगे उतना ही आप ज़्यादा अच्छा रहोगे। रात को बिल्कुल हल्का रखें, हल्का रखना चाहिए। और ये भी मान्यता है कि सूर्यास्त से पहले ही आप खाना खा लो। देखो ये तो बात कई लोग कहते हैं, मैंने भी सुना है। आज हम ऐसे सारे मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो हम सुनते आ रहे हैं। वही मैं उसका कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन उसको अगर आप जोड़ोगे तो वो पहले जोड़ते थे जब लाइट नहीं थी घर में, ठीक है, तो कोई साधन ही नहीं था। लोग तो लेबर का काम घर में खेतों में किया और घर आ गए, तो उस हिसाब से उसको एक पैटर्न बना लिया, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं बनना कुछ भी है। तब वो एक ज़रूरत थी, तब जरूरत थी, समय के हिसाब से ज़रूरत थी। आज जो है जो लोग उनका जितना भी शेड्यूल है, कोई 7 बजे ड्यूटी पे आ रहा है, कोई 10 बजे ड्यूटी पे आ रहा है, कोई 9 बजे ड्यूटी पे आ रहा है, तो उसने उसके हिसाब से खाना खाना है जितनी उसको ज़रूरत है। इसको फिक्स पैटर्न नहीं कह सकते आप। आजकल तो 24 घंटे ही काम चल रहा होता है, बहुत सारे ऐसे। तो इसीलिए ये जो आजकल ये जो जंक फूड की जब हम बात करते हैं तो वो दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया ना कि जंक फूड क्यों खाना पड़ रहा है। एक तो वो जल्दी बन जाता है, बना बनाया आपको मिल जाता है, और चलते चलते आप खा सकते हो। लेकिन वो नहीं खाना चाहिए। एक सेकंड बात है, जैसे ना जहाँ जहाँ मेरी ड्यूटी रही है वहाँ पे मैंने मेरी कुर्सी के पीछे लिखा ही होता था ये कि माँ के हाथ का बना हुआ खाना सबसे बढ़िया खाना। हाँ, क्या बात है। हाँ, क्योंकि माँ जो है वो देखती है कि उसमें बच्चे की खाने में सुरक्षा कितनी है, पौष्टिकता कितनी है, कितना वो सेफ़ है और कितनी एनर्जी है उसमें जो। लेकिन ये जो जंक फूड है ये रिवर्स में है, उसने तो पैसे कमाने हैं, उसको किसी की सेफ्टी के साथ कोई संबंध नहीं है। उसमें पौष्टिकता कितनी है, एनर्जी कितनी है, उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है, उसका टेस्ट के साथ संबंध है। तो इसलिए इसको ना कई बार ब्लिस पॉइंट भी कहते हैं हम। ये जितनी जंक फूड बने हुए हैं ना, इसमें मीठे का मिश्रण, मैदे का, आटे का मिश्रण, लून का मिश्रण, इसको इस हिसाब से मिलाते हैं कि वो आपके दिमाग को कैच कर लेता है। फिर उसको कैची बनाते हैं एड्स के थ्रू, या उसमें जैसे देखा आपने वो जो चिप्स हैं वो कड़क सा करते हैं, जो उसको खाओ करारी आवाज़ नहीं, कड़क की आवाज़ आती है, तो आपको अच्छी लगती है अपने दिमाग को। वो कमर्शियल पॉइंट है उसका, राइट। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि माँ के हाथ का बना हुआ खाना सबसे बढ़िया खाना। क्या बात है। वैसे कुछ और मैं बात करूँगा, मिथ की बात करते हैं। जिन बच्चों की आंखें छोटी छोटी होती हैं, पैदा होते छोटी, उनकी आंखों में काजल लगाया जाता है कि आंखें बड़ी हो जाए। हमने देखा है। तो सच में साइंटिफिकली इसका क्या रिलेशन है, साइंटिफिकली क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की? कोई रिलेशन नहीं है। और ये मैं कहूँगा कि जैसे मेडिकल प्रोफेशन में जो मेडिकल प्रोफेशन है 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक को हम कहते हैं प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव सर्विसेज, एक को हम कहते हैं क्यूरेटिव सर्विसेज। ओके। तो जो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको सबसे पहले, जैसे मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की है 33 साल, तो सबसे पहले उसकी ड्यूटी बनती है कि लोगों को सेहत के बारे में समझाया जाए। उन सेहत उसकी कैसे रहनी है, उसने तंदुरुस्त कैसे रहना है, बीमारियों से कैसे पीछे हटना है जी। जब बीमार हो जाए तो उसके लिए ट्रीटमेंट बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं। लेकिन हमारा काम जो गवर्नमेंट सर्विस वाला है उनका पहला काम है प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव, तंदुरुस्ती एंड सेहत। तो जैसे आपने ये कहा कि काजल लगाना, या पंजाबी में जैसे सुरमा लगाना कहते हैं, तो कैसे लगाओगे आप उसको? मान लीजिए कैसे लगाओगे, या तो हाथ से लगा के लगाओगे, उंगली से, या फिर और माँ ही लगाएगी, प्यो तो लगाता नहीं है ना, और या फिर आप सिलाई से उसको लगाओगे। तो दोनों कारणों में इसमें ये आँख है, इसमें इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। जब भी ये इंजरी होगी तो फिर ये बहुत सारी जगह पे तो नुकसान कर देती है, क्योंकि ये जो बीच वाला काला वाला हिस्सा है ना, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही डेलिकेट है। इसमें कुछ छोटी सी भी इंजरी आ गई तो उसमें अगर स्कार पड़ गया तो वो स्कार या तो कॉर्निया रिप्लेस होगा तब ठीक होगा, नहीं तो वैसे रिप्लेस नहीं होगा। दूसरी बात जो
जब हम छोटे, आप तो मेरे से बहुत ज़्यादा छोटे हो, लेकिन हमने देखा है वो जी। कि जब छोटे थे ना, उसको क्या करते थे, ये काजल या सुरमा बहुत ज़्यादा डाल देते थे। तो यहाँ मैंने हाथ रखा हुआ है ना, ये मेरी तरफ देखो जी। यहाँ हाथ रखा हुआ है मैंने, यहाँ पे एक छोटा सा छेक होता है जो जी। आँखों में पानी बनता रहता है, वो उस छेक से जाके नाकों में चलता रहता है। तो अगर इस सुरमा या काजल पाने से कई बार वो बंद हो जाता है तो आँखों में से पानी निकलने लगता है। तो आम मामा कहती हैं कि ये तो आँख साफ़ हो गई। असल में आँख साफ़ नहीं होगी, आँख ख़राब हो गई होती है। तो दूसरी बात जो ऐसे आपने कहा कि जैसे काजल लगाते हैं छोटी आँख बड़ी हो जाएगी, उसको समझना हो तो जैसे आपने देखा ना, एक खुला प्लाट पड़ा हो तो वो छोटा लगता है, जब उसकी चारदीवारी कर लो तो आपको लगता है ये तो यार बड़ा हो गया है। हाँ, तो ये जो काजल लगाना जो है ना, ये ब्यूटिफिकेशन है, इल्यूजन एक तरह का देखा जाता है। ये इल्यूजन नहीं है, ये मिथ है जो शुरू में बन गई, किसी ने नहीं उसके बारे में नहीं कुछ भी बोला। जैसे हम कहते हैं कि पहले शुरू में तो हम कहते ही थे कि सूरज जो है वो धरती के दुआले में घूमता है। तो जब साइंस ने प्रूव कर दिया कि नहीं, धरती सूरज के दुआले घूमती है। दुनिया तो तब भी चल रही थी, जब सूरज धरती के दुआले घूम रहा था तब भी दुनिया चल रही थी, लेकिन वो ठीक नहीं था जी। अगर सूरज को हम मान के चलते थे कि धरती के दुआले घूमती है तो साइंस फिट नहीं होती थी। अब साइंस फिट हो गई है, जब हमने सभी ने मान लिया, जब साइंस ने उस बात को मना दिया। जैसे मैंने अभी कहा है कि आप यहाँ पे काजल डालो और अगर ये बंद हो गया तो आपकी आंखों में से पानी निकलेगा या उसमें इन्फेक्शन हो जाएगी तो आंखें बंद हो जाएंगी। हमारे समय तो बहुत ज़्यादा होती थी तब, बहुत। आजकल तो मैंने देखा है बहुत सारी माँओं समझ भी गई हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने भी काफ़ी एजुकेट किया है लोगों के लिए। आपने बता दिया कि भाई ये कितना इसमें साइंटिफिकली कितना लॉजिक है, हाँ। कितना नहीं है। और हमारे जो दर्शक है वो इसका ज़रूर ध्यान देंगे कि अगली बार ये सोच के कि भाई आँख बड़ी हो जाएगी जी काजल लगा ले, ये ऐसा कभी नहीं होता है। अभी डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है। ऐसे और भी बहुत सारे नुस्खे हैं डॉक्टर साहब। जो कहते हैं कि अगर बुखार है इंसान को तो भी खाना पीना छोड़ दो, बॉडी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। फास्ट रख लो, उस दिन कुछ मत खाओ। नहीं, साइंटिफिकली आप देखो ना, बुखार का क्या मतलब होता है कि बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है जी। यही बात आएगी ना जी। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बर्न होता है ना। तो अगर एक तरफ बर्निंग हो रही है, एक तरफ आप खाना ही नहीं खा रहे हो तो कहाँ जाओगे आप? सीधी सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि ज़्यादा समझेंगे। अगर बर्निंग हो रही है तो इसका मतलब आपको खाना कुछ खाना पड़ेगा, तभी शरीर में एनर्जी रहेगी, क्योंकि बाहर से कुछ जाएगा तभी एनर्जी बनेगी। अगर आप खाना भी नहीं खा रहे हो, जैसे मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। मान लीजिए आपको टीबी हो, है ना, तो उसमें भूख लगनी कम हो जाती है, तो उधर इन्फेक्शन ज़्यादा हो रही है, बॉडी को अंदर से भी साड़ रही है, अब भूख आपको लग नहीं रही, तो कितना बाहर एकदम वेट डाउन होने लगता है जी। तो जैसे हम कहते हैं टीबी वाले मरीज को कि भैया रज के खाओ, ताकि वो जो दूसरे पास से नुकसान हो रहा है, वो जो अंदर इन्फेक्शन चल रही है आपका, तो उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। कुछ तो वो कीड़े बैठे वो खा गए, ठीक है, तो बाकी आपने कुछ दिया ही नहीं, तो शरीर का हिस्सा ही कुछ खाएगा, इसलिए वेट डाउन आएगा। तो इसलिए ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको बुखार में नहीं खाना है। उसमें हम ये कहते हैं कि कई बार आपको थोड़ा थोड़ा करके हल्का खाना खाना है, ताकि वो साथ ही साथ पचता रहे, या अंदर कोई इन्फेक्शन हो रही है तो उसमें थोड़ा कंट्रोल रहे। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ बहुत ज़्यादा बुखार है तो आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो तो अंदर तो इन्फेक्शन हो रही है आपकी, तो फिर वो तो आपका नुकसान करेगी ना। तो इसलिए ये है कि खाना नहीं खाना है, ये बिल्कुल गलत है। खाना खाना है, हल्का खाना खाना है, ज़्यादा बार खा लो उसमें से। तो जैसे आपने आँख की बात की थी ना, मैं आपकी बात में ऐड अप कर रहा हूँ जी, तो हमें कान की बात भी कर लेनी चाहिए। जी जी बताइए सर। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि कान में तेल गर्म करके उसमें डाल लिया। हाँ, उसको सबसे इजी तरीका है जो समझने का, वो ये है कि कान जो हमें सुनाई देता है ना, वो कान के पर्दे के बारे में तो आपने भी सुना होगा, है ना। तो जो कान का पर्दा है उसके ऊपर अगर तेल लगेगा तो उसके ऊपर जो बाहर से धूल जाएगी वो भी उसके, जितना वो कान का पर्दा मोटा होता जाएगा उतना सुनाई कम देता जाएगा। तो इसलिए तेल कभी नहीं डालना है, और ख़राब ही कर रहा है, और ख़राब करेगा। ऐसे लोग नाक में तेल लगा लेते हैं कई बार। तो ये जो नाक के वाल हैं जो सामने, ये फिल्ट्रेशन के लिए हैं। ओके, बाहर का जो डस्ट है उसकी फिल्ट्रेशन के लिए। तो अगर आपने तेल लगा के तो नाक के जो वाल हैं उनको तो एक साइड पे कर दिया, तो फिल्ट्रेशन कहाँ होगी आपकी। फिर कई लोग कहते हैं, शुरू में हम भी सुनते थे,
वो क्या पंजाबी में तो हम नस्वार कहते थे, हम लोग छींक आ जाएगी, ठीक है, नाक खुल जाएगी। उनको समझना चाहिए कि ये जो कई लोगों के नसीर या एपिस्टिस से खून निकलने लगता है गर्मियों में खासकर, हाँ, ये नाक है ना, ये जहाँ मैं हाथ रखा हुआ है बिल्कुल आगे वाला हिस्सा, यहाँ से निकलता है। तो यहाँ से ही आप उसको तेल से ख़राब कर रहे हो या उसको छींके बजा रहे हो, तो आप तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, तो वहाँ से ही खून निकलने शुरू हो जाएगा। तो खून निकलना जो है ये एक डेंजरस साइन माना जाता है, हमारी साइंस में, एलोपैथी में डेंजरस साइन माना जाता है। तो अब कई लोगों के दिमाग में, जैसे आपने पानी से बात शुरू की थी, नहीं जी पेट को बहुत सारा पानी पियो पेट साफ कर दिया, ऐसा नहीं होने वाला है। पानी चाहिए बॉडी को रिप्लेस करने के लिए भी चाहिए, लेकिन जब ज़रूरत हो तब उसको करना है। ऐसा नहीं है कि आप, वो कहते हैं कि अब हमारे साथ तो रोज़ ही होता है, हर रोज़ यही बात होती है कि मेरी दादी ऐसे करती थी, मेरा दादा ऐसे करता था। तो कई बार हमें वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। करते नहीं हम ज़्यादा, लेकिन करने की ज़रूरत है कि उनको समझाना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं है, साइंटिफिक ये बेस है। जैसे मैंने यहाँ कहा कि अगर आप बार बार छींके मार के, तो यहाँ से आप अपनी नाली, खून की नाली को फट गई तो उसका कौन इलाज करेगा फिर? जी, कानों को आप कहते हो मेरे को सुनाई नहीं देता, आपने ऊपर से तेल डाल दिया तो और धूल चिपकेगी। हाँ बिल्कुल। हाँ। आपका इतना बढ़िया, इतना लंबा करियर रहा है, ऐसे बहुत सारे नुस्खे आपके मरीज़ लेकर आते होंगे कि भाई आज मैंने ये किया, और आपको सुन के हंसी आती होगी कि यार ये नुस्खा फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा करता है, और लोग फिर भी आंख बंद करके उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे कोई नुस्खे ज़रूर शेयर करें कि हम चाहते हैं कि आज इस कार्यक्रम को देखने के बाद जो हमारे ऑडियंस है उनको लगे कि यार ये नुस्खे तो अब यूज़ नहीं करने। नहीं, उसमें ऐसा है मानव जी कि जैसे आपने कहा कि जो लोग, क्योंकि मेरी बहुत सारी सर्विस जो है वो गांव में ही है जी, ठीक है। जब मैं बड़ी पोजीशन पे गया तो वैसे तो मैंने एज ए एडिशनल प्रोजेक्ट पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी यहाँ चंडीगढ़ में भी काम किया है जी। एज ए सिविल सर्जन आपने मरीज़ नहीं देखने होते हैं, एज ए SMO भी आपने मरीज़ देखने हैं तो आपकी मर्जी है, नहीं देखनी है तो तब भी अपनी मर्जी से रूरल सर्विस थोड़ी ज़्यादा की, क्योंकि मैं आप गाँव का रहने वाला हूँ जी। मेरे को पता है कि वहाँ पर कितनी सारी मुश्किल होती हैं, हेल्थ सर्विसेज कितनी कम है, और जितनी है वो साइंटिफिकली फिट नहीं हो रही जी। जैसे हम डॉग बाइट के बारे में भी बात करें, कुत्ते का काटना आम है आजकल, तो उसका बहुत बड़ा एक शोर मचा हुआ है, क्या है, बिल्कुल है ना। तो ये कुत्ते के काटने के ऊपर क्या करते थे लोग कि तेल लगा देते थे, मिर्चें लगा देते थे, पट्टी बांध देते थे, यहाँ से टार्निकुट कर दिया, यहाँ से बांध दिया, वहाँ से बांध दिया। समझना चाहिए कि जो डॉग बाइट है ना कुत्ते का, ये इसकी जो वायरस होती है वो बिना हवा के होती है। अच्छा, अगर उसको हवा लग जाए तो वो मर जाती है ऑटोमेटिकली। इसलिए हम कहते हैं कि उसको कोई तेल नहीं लगाना है, कोई पट्टी नहीं बांधनी है, कोई मिर्चन नहीं लगानी है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ओपन रखना है उसको। जैसे दूसरी बात आपने देखा होगा, टेटनस के बारे में भी लोगों का यही था कि छोटा सा लग गया तो टेटनस का टीका लगाओ जी। ऐसा नहीं है, टेटनस का होती है जब कोई डीप वुंड हो जाता है और लोहे के साथ होता है, लोहे के साथ डीप वुंड। सुपरफिशियल हो तो उसमें लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो भी वायरस जो है वो एनारोबिक उनको बोलते हैं, बिना हवा के वो जीती है। अगर उसको हवा लग जाए तो मर जाएगी बच्चे। सांप के बारे में, सांप के कटने के बारे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये फंसा हुआ है कि सांप कट लिया, कोई उसकी उल्टी करवा रहा है, कोई उसको झाड़ा करा रहा है, कोई उसको बांध रहा है। लेकिन समझने वाली बात है कि जो सांप है ना, ये इसकी नॉर्मल टीम में माना गया है कि तकरीबन 2700 किस्में होती हैं, उसमें से 2400 किस्में जो हैं वो पॉइजनस नहीं है, जहरीली नहीं होती। सिर्फ 300 किस्में जो जहरीली होती हैं। इसका मतलब ये है कि 90% तो आप पहले ही सेफ़ हो। तो 90% नंबर तो बहुत होते हैं, बिल्कुल। हाँ, दूसरी बात उसमें क्या होती है कि जो 10% सांप जहरीले भी हैं वो आगे दो किस्म के होते हैं। एक सांप का जहर होता है जो खून का पानी बना देता है, उसमें तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते थे। लेकिन एक दूसरा जहर होता है सांप का जो न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो नर्व्स चलती हैं, दिमाग से चलती हैं सारे शरीर में, उनका न्यूरोटॉक्सिक होता है।
उसमें नॉर्मली उसकी जो कंप्लेंट भी आएगी ना, पेशेंट को पता भी चलेगा, वो 24 घंटे के बाद पता चलेगा। तो ये जो झाड़ाबाड़ी करने वाले हैं, तांत्रिक हैं, ये हैं वो हैं, इनका उसमें जैसे कहते हैं कि इनकी फेवर हो जाती है जब वो न्यूरोटॉक्सिक हो, क्योंकि ये कहते हैं सांप काटा तो 1 मिनट नहीं निकलता, मैंने तो 24 घंटे इसको, लेकिन वो न्यूरोटॉक्सिक था, उसका असर ही नहीं हुआ था, वो होना ही 24 घंटे के बाद था उसका असर। जब सांप ने काट लिया, उसका अगर जहर है, जहरीला है, तो वो तो 1 मिनट में चला जाएगा, सांप सेकंड्स में चला जाएगा बॉडी के अंदर, उसको काटने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, उसको बांधने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी स्पीड से निकल गया जब तक उसने। दूसरा ये होता है कि अगर सांप काटने के लिए वैसे तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अगर आपको डाउट भी पड़ गया तो जाना चाहिए, लेकिन जहाँ पे सांप काटने का कोई निशान हो, एक तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि सांप के काटने से आदमी नहीं मरता, उसकी दहशत से मर सकता है। मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को आज आप कोई ऐसी 4 आदतें बता दें जिससे उनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो जी सके। वो 4 बातें कौन सी होंगी? सबसे पहले तो ये है कि माँ के हाथ का बना हुआ खाना, घर का खाना सबसे बढ़िया जी। नंबर 2, खाना कम खाना, पानी ज़्यादा पीना। अच्छा। नंबर 3, 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करनी। चौथी बात है, शरीर को सेटल रखना है तो अपने आप में सच बोलना पड़ेगा, लोगों के कहने पे नहीं। अगर आप सच बोलते रहोगे, अपने आप से सोचना है कि ये मैं बोल रहा हूँ, ये सच बोल रहा हूँ, तो आपका दिमाग सेटल रहेगा, नहीं तो मेंटल डिजीज में जाओगे जरूर। क्या बात है। और जाने से पहले एक हेल्थ मंत्र आपका, मुल्तानी साहब, आपका कोई हेल्थ मंत्र जो आप हमेशा फॉलो करते आए हैं? देखो, वो हेल्थ कहो या मैं, क्योंकि मैं एज ए इंडिविजुअल तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन एज ए ऑफिसर, जहाँ हेल्थ ऑफिसर होने के नाते हम हमेशा यही बात कहते थे, माई रिलीजन इज़ माई वर्क एंड माई वर्क प्लेस इज़ माई टेम्पल। क्या बात है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको दुनिया में कोई भी हराने वाला नहीं है। कहीं भी चले जाओ आप, चाहे जंगल में बैठ के सेवा करो, चाहे कुर्सी पे बैठ के करो, चाहे 5 स्टार होटल में करो, लेकिन जहाँ आप बैठे हो उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप किस काम में बैठे हो। तब आप, ना तो आपको कोई मेंटल डिजीज़ होने वाली है, और फिज़िकल डिजीज़ होगी तो बहुत कम होगी। क्या बात है। अगर हो जाएगी तो उसका सोल्यूशन बहुत जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि आप अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हो। तो जो लोग जिम्मेवारी नहीं समझते, और मैं ये कहूँगा कि दुनिया में अगर कोई भी सच है तो वो सिर्फ काम है। और इसके बारे में मैं हमेशा ये कहा है, पंजाबी च असीं कहते हैं, जो अखी डिठा वो सच, बाकी सब शक। क्या बात है। चलो, इसी खूबसूरत संदेश के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। डॉक्टर मुल्तानी जी आज हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए, अपने समय निकाल कर हमारे साथ अपने पूरा तजुर्बा शेयर किया। और अगर आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया है तो हमें आप व्हाट्सएप पर सुझाव भेज सकते हैं, और ये सारी डिटेल्स आपको हमारे स्क्रीन के नीचे दिए नंबर मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मुलाकात होगी। मेरा नाम है मानव आहूजा। देखते रहिए विज्ञान जगत। नमस्कार।